नमस्कार दोस्तों हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 75 तक पहुंच चुके हैं जहां पे आज के सेशन में हम गवर्नमेंट के क्या क्या राइट्स हैं उनके क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो एज यूजुअल इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट्स के राइट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे देश में जिस तरीके से हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है तो उसमें यूनियन और स्टेट्स दो उसके एंटिटीज हैं। तो इन दोनों के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है तो वो यूनियन के पास जाएगी या स्टेट के पास जाएगी, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई लॉ सूट फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो किसके नाम से किया जाएगा, तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि जो हमारे देश में पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, सिविल सर्वेंट है, तो इन सब के अगेंस्ट में क्या लॉ सूट फाइल किया जा सकता है, अगर हाँ तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो इन सारे सब हेडिंग्स को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाला रहने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा मैं इंकरेजमेंट के साथ वीडियो नई नई लेके आते रहता हूँ। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं और क्या उनकी लाइबिलिटीज़ है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में डील किया हुआ है। आप आर्टिकल 294 से 300 तक देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट के क्या प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, क्या गवर्नमेंट के राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सब बताया गया है। स्पेशली उसमें गवर्नमेंट के नहीं, दरअसल यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में जिस तरीके से फेडरलिज्म को अपनाने के बाद यूनियन और स्टेट्स जैसी दो एंटिटी हमारे देश में है, तो इन दोनों के अपने कुछ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनके अपने कुछ लाइबिलिटीज हैं। तो क्या क्या लाइबिलिटीज है, क्या क्या इनके राइट्स हैं, इसके बारे में 294 से लेकर 300 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन और स्टेट्स इन दोनों को एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉट यूनियन गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि जो यूनियन है उसको खुद और स्टेट्स को, इन दोनों को एज अ लीगल पर्सन ट्रीट करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यूनियन और स्टेट्स की प्रॉपर्टी किस तरीके से बनी है। तो सबसे पहले हम सक्सेशन के थ्रू देखते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टी और एसेट्स हमारे इंडिया के डोमिनियन में था, या फिर इंडिया के किसी प्रोविंस में था, या इंडिया के किसी भी प्रिंसली स्टेट के पास था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी हमारे इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉपर्टी और एसेट्स थे, या इंडिया के डोमिनियन के प्रॉपर्टी और एसेट्स थे, या फिर इंडिया के किसी प्रोविंस के प्रॉपर्टी और एसेट्स थे, वो सारे के सारे जो एसेट्स और प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे यूनियन को मिल गए, या फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स थे उनको मिल गए। तो सक्सेशन के थ्रू हमारे यूनियन और स्टेट्स को कुछ प्रॉपर्टी मिला। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे कि जब प्रॉपर्टी और एसेट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के डोमिनियन के जो राइट्स और लाइबिलिटीज थे, जो किसी प्रिंसली स्टेट के राइट्स और लाइबिलिटीज थे, और जो ऑब्लिगेशंस थे, वो भी हमारे यूनियन और स्टेट्स को मिलेंगे। ओके, तो स्टेट्स और यूनियन को ना केवल प्रॉपर्टी और एसेट्स मिले जो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया के थे वो, और जो प्रिंसली स्टेट के थे वो, बल्कि जो प्रिंसली स्टेट और डोमिनियन के राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस थे वो भी यूनियन और स्टेट्स को मिले। ओके, तो दूसरा फिर आप देखेंगे एस्चीट, लैप्सेस और बोना वैकेंसिया के थ्रू हमारे यूनियन और स्टेट्स को कुछ प्रॉपर्टी मिली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एस्चीट के थ्रू किस तरीके से यूनियन और स्टेट्स को प्रॉपर्टी मिली है। सबसे पहले एस्चीट का मीनिंग समझते हैं कि आखिर एस्चीट का मीनिंग क्या होता है। तो एस्चीट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्टेट और यूनियन व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट लीविंग एनी लीगल हेयर और क्लेमेंट। मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है, इसका कोई भी लीगल हेयर नहीं है, यानी कि इसका कोई भी लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, और ये आदमी मर जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो स्टेट्स और यूनियन है, स्टेट्स या फिर यूनियन है, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम एस्चीट कहते हैं। तो एस्चीट के थ्रू किस तरीके से यूनियन और स्टेट को प्रॉपर्टी मिलती है इसको समझिए।
द प्रॉपर्टी वेस्ट्स इन द गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट विदाउट रिक्वायरिंग अ कोर्ट ऑर्डर, यानी कि अगर कोई पर्सन बिना किसी लीगल एयर के मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के गवर्नमेंट के पास चली जाती है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट में सिचुएटेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इसके अलावा इफ रिलेटेड टू मैटर्स अंडर द यूनियन इट वेस्ट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया, अगर यूनियन के अंदर का मैटर है तो फिर ये यूनियन ऑफ इंडिया में चली जाएगी। अब इस बात से ये इंश्योर होता है कि जो अनक्लेम्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ओनरलेस ना रहे, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है वो हमेशा के लिए ओनरलेस ना रहे। इस बात को इंश्योर जो है वो एस्टीट के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि अगर कोई ओनरलेस प्रॉपर्टी का कोई एयर नहीं है, कोई ओनरलेस प्रॉपर्टी हमारे यूनियन या स्टेट्स के डोमिनियन में बच गई है, उसके डोमेन में बच गई है, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो अनक्लेम्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो या तो यूनियन के पास चली जाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे लैप्स के थ्रू हमको देखने को मिलता है। तो लैप्स का मतलब क्या होता है? तो लैप्स का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट्स के पास रिवर्ट चली जाती है ड्यू टू एक्सपायरेशन, एक्सटिंक्शन और नॉन एक्सरसाइज ऑफ अ लीगल क्लेम, राइट और अथॉरिटी। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जो एक्सपायर हो चुकी है, जिसपे किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, जिसपे किसी ने अपना कोई लीगल क्लेम को एक्सरसाइज नहीं किया, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इसी को हम कहते हैं लैप्स। ठीक है। तो लैप्स के केसेस में किस तरीके से गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टीज जाती है उसको समझिए। तो लैप्स अकर्स व्हेन एन इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी और ऑफिस सीजेस टू एग्जिस्ट एंड लीव्स बिहाइंड प्रॉपर्टी। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऑफिस हो, वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता और उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो बच जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी मतलब अपने आप जो है वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ठीक बात है। also applies when conditional grants or rights revert to the government due to failure of conditions। मान लीजिए कि कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने पे किसी भी ऑफिस को या किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ ग्रांट्स मिले हुए हैं, कुछ ग्रांट्स मिलते हैं उन कंडीशंस को फुलफिल करने पे, लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन उन कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल कर जाता है तो वो जो कंडीशनल ग्रांट्स हैं या राइट्स हैं वो दोबारा से वापस गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ये भी लैप्स का हिस्सा है। ठीक है। इसको समझिएगा आप ध्यान से। इसके अलावा द गवर्नमेंट बिकम्स द डिफॉल्ट ऑनर आफ्टर द लैप्स ऑफ द प्रीवियस क्लेम। अगर कोई प्रीवियस क्लेम है वो लैप्स कर जाता है, किसी ने कोई भी ऐसा क्लेम किया और वो लैप्स कर गया, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने आप ही उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता है। तो एस्चीट के थ्रू हमने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉपर्टी मिली है। फिर उसके बाद हमने लैप्स के थ्रू देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर्टी मिली है। अब तीसरा केस जिसको हम बोना वैकेंसिया के नाम से जानते हैं, इसके केसेस में भी गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर्टी मिलते हैं। तो बोना वैकेंसिया का खासकर मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। बोना वैकेंसिया का मतलब होता है ओनरलेस गुड्स। इसका मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई राइटफुल ओनर नहीं है, स्पेशली जब पिछले ओनर की डेथ हो गई और उसका कोई राइटफुल ओनर नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे गुड्स को हम बोना वैकेंसिया के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देखें कि अगर कोई कंपनी डिसॉल्व कर गई और उसका जो एसेट है वो पीछे छूट गया, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो बोना वैकेंसिया होगी। ठीक है। फिर उसके अलावा कोई अबैंडन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी बोना वैकेंसिया के तौर पर ट्रीट की जा सकती है। साथ ही साथ अगर कोई कॉरपोरेट की प्रॉपर्टी है या कोई अनक्लेम्ड ट्रस्ट है तो उसको भी हम बोना वैकेंसिया के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो बोना वैकेंसिया से जो प्रॉपर्टी होगी वो किस तरीके से गवर्नमेंट के पास जाएगी, इसको समझिए। तो बोना वैकेंसिया से जो भी प्रॉपर्टी होगी वो या तो स्टेट या यूनियन के पास चली जाएगी, डिपेंड करेगा कि किसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है। अगर बोना वैकेंसिया वाली प्रॉपर्टी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है तो वो स्टेट के पास चली जाएगी, अगर यूनियन के ज्यूरिसडिक्शन में आती है तो वो यूनियन के पास चली जाएगी। द गवर्नमेंट होल्ड्स इट एज अ ट्रस्टी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट का इस पे पूरा पूरा कंट्रोल नहीं होता। जो बोना वैकेंसिया की प्रॉपर्टी होती है उसका गवर्नमेंट केवल एक ट्रस्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो ट्रस्टी बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एस्टीट में और बोना वैकेंसिया में ये थोड़ा सा अंतर है। एस्टीट में जहां पे डिफॉल्ट होके प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है, वहीं बोना वैकेंसिया में जो गवर्नमेंट है उस वो बोना वैकेंसिया वाली प्रॉपर्टी का केवल ट्रस्टी होती है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसको होल्ड करके रखती है। ठीक बात है। तीसरा तरीका होता है सी वेल्थ, जो कि यूनियन और स्टेट्स की प्रॉपर्टी को बनाता है। तो इसमें सी वेल्थ में आप समझिए कि जितने भी लैंड्स हैं, मिनरल्स हैं और जो भी दूसरे अदर थिंग्स हैं अंडर द वाटर ऑफ द ओशन, यानी ओशन के अंदर के जितने लैंड्स, मिनरल्स और बाकी चीजें हैं, वो अगर इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में आ रहा हो या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आ रहा हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा हो, तो वो उस पर केवल और केवल यूनियन का राइट होगा, उसमें स्टेट्स का कोई भी राइट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया यानी एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो देखिए, हमारे देश में अगर आप लोकेशन देखें तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरबियन सी है, और सबसे नीचे में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो तीन तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक लंबा चौड़ा कोस्ट लाइन है। तो हम अपने कोस्ट से समंदर की तरफ का कुछ एरिया जो होता है उसी को हम टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिग्यूअस जोन इन सब नामों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि टेरिटोरियल सी क्या होता है। इंडिया के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, यानी कि इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ तक का जो एरिया है, ये इतना जो एरिया है इसको हम टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। अब नाम से स्पष्ट है कि टेरिटोरियल का मतलब कि इंडिया के जो मेन लैंड के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज टेरिटोरियल सी में इंप्लीमेंट होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो कानून हमारे मेनलैंड पे इंप्लीमेंट है वही कानून टेरिटोरियल सी में भी इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। उसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स के बीच में एक कॉन्टिग्यूअस जोन होता है। कॉन्टिग्यूअस जोन कहने का मतलब यहाँ पे कुछ एक लॉज हमारे मेनलैंड के जो हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो कस्टम्स रिलेटेड लॉज हैं, जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड लॉज हैं, तो ये सारे लॉज कॉन्टिग्यूअस जोन में इंप्लीमेंट होते हैं, बाकी लॉज कॉन्टिग्यूअस जोन में इंप्लीमेंट नहीं होते। तो 12 माइल से लेकर 24 माइल्स के बीच का जो एरिया होता है इसको हम कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। इसके अलावा हमारे कोस्ट लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे हमारा एक्सक्लूसिव राइट्स होता है। लेकिन जो कॉन्टिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं इसमें दूसरे कंट्रीज के जो नेवल शिप्स हैं, माफ कीजिएगा, जो उनके ट्रेड वाले शिप्स हैं वो यहाँ पे आसानी से आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं होता। ठीक बात है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे हमारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छूट यहाँ पे मिली होती है हमारे आसपास के पड़ोसी देशों को लेके। ठीक है। और जब आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे जाते हैं तो आपको हाई सीज देखने को मिलता है, और हाई सीज को रेगुलेट करने के लिए भी एक हाई सी ट्रीटी करके है, जिसके बारे में आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टेरिटोरियल सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही पार्ट होता है, तो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट में जो भी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर का जो भी लैंड है, जो भी मिनरल है, या जो भी दूसरे मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन सब पे हमारे केवल और केवल यूनियन का कंट्रोल होता है। इस पे स्टेट्स का कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यूनियन और स्टेट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्विजिशन के थ्रू भी बनती है। जैसे सबसे पहले आप समझिए कि कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ के इसके तहत किस तरीके से यूनियन और स्टेट्स अपनी प्रॉपर्टी को बनाते हैं। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों को इस बात के लिए इंपावर किया गया है कि वो लॉ बना के किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, और अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट के थ्रू कोई कानून बनाए और किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंपलसरी वो उसका एक्विजिशन कर ले। इस पे कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन इसको रोक नहीं सकता। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसमें थोड़ा सा चेंज लाया। इसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को अबॉलिश कर दिया कि सरकार को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 47th अमेंडमेंट 1978 से पहले होता ये था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इस बात को आप समझिएगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था 14th अमेंडमेंट 1978 से पहले। तो जाहिर सी बात है जब जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें अगर सरकार वायलेट करेगी, उसमें अगर सरकार इंटरफेयर करेगी, तो जाहिर सी बात है सरकार को कॉम्पनसेशन देना पड़ता था। इसका मतलब 1978 से पहले अगर सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करती थी तो सरकार को मार्केट रेट पे कॉम्पनसेशन देना पड़ता था। लेकिन 47th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या किया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको एक लीगल राइट बना के रख दिया, यानी कि अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर सरकार चाहे तो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर ले और उसके लिए वो कॉम्पनसेशन ना भी दे सकती है। ठीक बात है। लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जहां पे अभी भी सरकार को मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। कौन कौन से वो केसेस हैं समझते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे प्रॉपर्टी को अक्वायर करे जो किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है,
तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को एक कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा। दूसरा केस, अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे लैंड को अक्वायर करे जो किसी पर्सन ने अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए रख रखा है, और ये जो पर्सनल कल्टीवेशन का लैंड है वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर में है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर किसी इंडिविजुअल के पास कितना लैंड हो सकता है, इस पे एक स्टैट्यूटरी सीलिंग लगाई गई है। उससे ज्यादा कोई भी आदमी लैंड नहीं रख सकता। तो अगर उस लिमिट के अंदर में किसी इंडिविजुअल ने लैंड को होल्ड करके रखा है और उस लैंड पे वो पर्सनल कल्टीवेशन करता है और उस लैंड को अगर गवर्नमेंट अक्वायर करती है तो फिर गवर्नमेंट को कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा। तो ये दो ऐसे केसेस हैं जिसपे अभी भी गवर्नमेंट को कंपनसेशन पे करना होता है। लेकिन गवर्नमेंट चाहे अब तो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर ले और कोई कंपनसेशन पे ना करे, ऐसा प्रोविजन 47th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से लाया गया। ठीक है, तो ये तो ये चौथा ऐसा तरीका है जो यूनियन और स्टेट्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बनाता है। एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि यूनियन और स्टेट्स की प्रॉपर्टी बनती है, वो है एक्विजिशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करके किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है या किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू भी यूनियन और जो स्टेट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं। तो ये हमने दोस्तों बात करी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि पांचों चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या लॉसूट लाया जा सकता है, क्या गवर्नमेंट को हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल 300 समझना पड़ेगा। इसमें यह कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सू और बी सूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट मे सू और बी सूड बाय द नेम ऑफ दैट स्टेट। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस फाइल कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस नहीं फाइल करेंगे, हम केस फाइल करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। जैसे आपने बहुत सारे केसेस पॉलिटी में देखे होंगे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ ये मेन यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस स्टेट, मतलब किसी स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अगर केस होता है तो ऐसा नाम आपने सुना होगा। आपने कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से केस नहीं सुना होगा, हमेशा यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस सुना होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में यह लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कोई लॉसूट लाती है या कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ लॉसूट लाता है, तो हमेशा जो गवर्नमेंट है उसके लिए हम यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड का यूज करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के लिए उस स्टेट का नाम जो है उसको यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में यूनियन और स्टेट्स ये तो लीगल एंटिटीज हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है यूनियन और स्टेट्स के, इनको लीगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन को और स्टेट को, इन दोनों को एज अ लीगल पर्सन ट्रीट किया है, यूनियन गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। ठीक है, केवल यूनियन और स्टेट्स, इन दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ लीगल एंटिटी, एज अ लीगल पर्सन ट्रीट किया। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन है कि सरकार किसी को सू कर सकती है या सरकार को कोई सू कर सकता है, ये एक लॉ बनाएगा जब तक पार्लियामेंट, तभी ऐसा किया जा सकता है। या फिर अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाए कि ऐसा कोई कर सकता है, तभी ऐसा इंप्लीमेंट हो सकता है, और ऐसा कोई भी लॉ अभी तक नहीं बना है। तो अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो अभी गवर्नमेंट को केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। किसी टॉर्ट्स के लिए गवर्नमेंट को हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। टॉर्ट करने का कहने का मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट के किसी सर्वेंट ने कोई भी गलती की है तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है। दरअसल जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट के दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है सोवरेन फंक्शन, दूसरा होता है नॉन सोवरेन फंक्शन। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जो सोवरेन फंक्शन होता है वो सोवरेन फंक्शन अपने ऑफिशियल ड्यूटी के तरीके से सरकार करती है, और सोवरेन फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इमेजिन किया है, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये इमेजिन किया है कि सरकार करेगी। बल्कि नॉन सोवरेन फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल कोई ऐसे काम करता है या इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन काम करती है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि गवर्नमेंट को टॉर्ट्स के लिए, टॉर्ट्स कहने का मतलब जब गवर्नमेंट के किसी सर्विसमैन या किसी सर्वेंट ने कोई गलती की हो, तो गवर्नमेंट को टॉर्ट्स के लिए
कोर्ट में सू किया जा सकता है अगर उसके किसी ऑफिशियल ने नॉन सोवरेन फंक्शंस को एक्सरसाइज किया हो। यानी अगर गवर्नमेंट के किसी सर्वेंट ने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह बिहेव किया हो या किसी कॉर्पोरेशन की तरह बिहेव किया हो, तो ऐसे फंक्शन के लिए हम गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं, भले ही उसके किसी सर्वेंट ने कोई गलती की हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब गवर्नमेंट को सू किया जा सकता है या किस तरीके से किया जा सकता है, इसके केस में नागेंद्र राव केस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। अब ये डॉक्ट्राइन ऐसा डॉक्ट्राइन था जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर गवर्नमेंट के किसी सर्वेंट के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, यानी उसके इग्नोरेंस की वजह से अगर किसी भी देश के सिटीजन को कोई डैमेज होता है, तो उसके लिए जो स्टेट है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। जो स्टेट है वो ये बोल के नहीं बच सकती कि ये हमारे सोवरेन इम्यूनिटी के डॉक्ट्राइन के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट के किसी सर्वेंट ने कोई गलती की तो सरकार ये बोल के नहीं बच सकती कि वो उसका सोवरेन फंक्शंस था, क्योंकि सोवरेन फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया जो टॉर्ट्स होते हैं जो कि सोवरेन है, उसके लिए हम गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके हम नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट ऐसा बोल के बार बार बच जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या सोवरेन फंक्शन है, क्या नॉन सोवरेन फंक्शन है, इसके बीच का जो डिमार्केशन लाइन है वो बहुत ज्यादा ब्लर है। हम एग्जैक्टली दोनों को मतलब क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा फंक्शन सोवरेन है या कौन सा नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ जो हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो बदला है। समय के साथ साथ गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए हैं, तो नॉन सोवरेन और सोवरेन के बीच का जो डिमार्केशन है वो बहुत खत्म सा हो सा गया है। तो इसलिए सरकार हमेशा जो डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी है इसका इस्तेमाल करके बच नहीं सकती कॉम्पनसेशन देने से, अगर सरकार के किसी सर्वेंट के कारण हमारे किसी सिटीजन को डैमेज हुआ हो तो ये नागेंद्र राव केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी था इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। ठीक बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ लॉ सूट किस तरीके से लाया जा सकता है या फिर लाया जा भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के केस में देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 361 जिसके बारे में मैंने आपको आर्टिकल 14 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें जब मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे तो एक्सेप्शंस में मैंने आर्टिकल 361 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरे फंडामेंटल राइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। क्या क्या इम्यूनिटी है समझते हैं। अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो गवर्नर और प्रेसिडेंट इन दोनों को कंप्लीटली बार किया गया है, कंप्लीटली इनको अलग रखा गया है। इन पे कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता तब तक जब तक वो अपने ऑफिस में है। ठीक बात है। अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो उन पे ऑफिस में रहते हुए सिविल केसेस फाइल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 मंथ प्रायर उनको एक नोटिस देना पड़ता है। ठीक बात है। उसके अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर उन्होंने अगर अपने ऑफिशियल पोस्ट पे रहते हुए कोई भी काम किया है, कोई भी एक्शन लिया है, तो उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। यानी मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई भी डिसीजन लिया तो उस डिसीजन के लिए आप प्रेसिडेंट को कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि आपने अपने ऑफिशियल पोजीशन पे रहते हुए ये डिसीजन लिया। ये पूरी तरीके से उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। ठीक है। अब हम बात करें अगर मिनिस्टर्स की, तो मिनिस्टर को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं मिली हुई। ठीक है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमने देखा उस तरीके से मिनिस्टर्स के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है। उनको सिविल और क्रिमिनल एक्ट्स के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जिस तरीके से नॉर्मल लीगल प्रोसीजर होता है उसी तरीके से इनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में इनके प्रोसिक्यूशन के लिए हमें प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और ये केसेस कौन से होंगे? तो ऐसे केसेस जिसमें इनके ऑफिशियल ड्यूटीज़ के तहत कोई अगर एक्ट किया गया या कोई गलती की गई, तो इनके ऑफिशियल ड्यूटीज़ में जो भी गलती होगी उसके प्रोसिक्यूशन के लिए इनके प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो हाउस होता है, हाउस के प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक बात है। अगर हम जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करें तो क्या हम इनके खिलाफ कोई लॉ सूट फाइल कर सकते हैं? क्या इनको कोर्ट में घसीट सकते हैं? तो आप देखेंगे जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल इम्यूनिटी मिली होती है उन सारे काम के लिए जो कि इनके जुडिशियल फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी जुडिशियल ऑर्डर को पास करने के लिए इनको हम कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, इनको हम कोर्ट में इनके खिलाफ लॉ सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक बात है। लेकिन कुछ ऑफिशियल एक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए हम इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन
ऐसे एक्ट्स के प्रोसिक्यूशन के लिए हमें प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिशियल के खिलाफ बहुत आसानी से कोई लॉसूट फाइल कर पाएगा, तो हमारे देश में जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे देश के जुडिशियल ऑफिसर्स के पास इस बात का उनके मन में डर रहेगा कि उनके किसी ऑर्डर के खिलाफ लोग उनको कोर्ट में घसीट लेंगे, तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ना दें, वो बायस्ड होकर डिसीजन दें। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कुछ ऑफिशियल एक्ट्स के लिए प्रोसिक्यूशन अलाउड किया गया है, लेकिन प्रायर सैंक्शन को बहुत ज्यादा जरूरी बनाया गया है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं दोस्तों, क्या सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो सिविल सर्वेंट्स को भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, लेकिन हाँ, अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए उनके पास स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है। यानी जो कानून बनाए गए हैं हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स को, उन कानून के तहत कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। जैसे उनको प्रायर नोटिस फॉर सिविल सूट्स के खिलाफ प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी अगर सिविल सूट्स अगर उनके खिलाफ लाना है तो उनको प्रायर नोटिस देके सिविल सूट्स आप ला सकते हैं, उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। और क्रिमिनल केसेस में अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी वाला है, जो कि उनके ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो क्रिमिनल केसेस में भी आपको प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश के जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हो, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हों या फिर सिविल सर्वेंट्स हों, तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और किन केसेस में हमें किस तरीके से जाना पड़ेगा, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको जो भी बातें मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस की वो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस तुरंत आपको उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत के अलावा एनसीईआरटीज़ के बहुत सारे बुक्स भी मैंने कवर किए हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैंने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें अभी तक कई सारे चैप्टर्स को मैंने अभी तक कवर कर लिया है। तो वहाँ पे जाके आप बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। और जाने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।